हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अरुणोदया। आई एम योर टीचर एंड मेंटर अभिषेक परिहार। आज हम लोग अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ दिन का गैप रहा, उसका कारण ये है कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ जो कि पहले जम्बल्ड क्वेश्चन थे यानी मिक्स क्वेश्चन थे, इनको हम लोगों ने टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो आज प्रीएम्बल के जितने भी एग्ज़ाम में इंक्लूडेड एनटीपीसी, एसएससी और यूपीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ सारे एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए हमने ये पीडीएफ कंपाइल करी हुई है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे, जिससे आपको ये कंप्लीट टॉपिक हॉलिस्टिक वे पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बोला था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, पता होना चाहिए। तो क्योंकि इस सीरीज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया है कि पहले से कुछ जो भी प्रीएम्बल के सारे समरी है नोट्स, वो आपको तैयार करके हमने प्रोवाइड कर दिए, जिसको हम पहले ओवरव्यू आपको दे देते हैं, जिससे आपको ये क्वेश्चंस का जवाब देने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो नोट्स फॉर्म में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। टॉपिक लिखा हुआ है प्रस्तावना, हम जल्दी से इसको ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीएम्बल को क्या क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं, प्रीफेस बोलते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल का मतलब है प्रस्तावना को, अगर संविधान को जानना हो तो हम प्रीएम्बल को पढ़ करके जान सकते हैं। प्रीएम्बल में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय फोर फादर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने जो विजन रखा वो हमें प्रीएम्बल में दिखाई देता है। ऐसे प्रीएम्बल को स्वीकार किया गया। प्रीएम्बल को और किस किस नाम से जाना जाता है, ये सारे जो डेटा है हमने कंसाइज किया हुआ है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला? तो एन.ए. पालकीवाला ने बोला। हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया को किसने बोला? तो के.एम. मुंशी जी ने बोला, कन्हैया मणिलाल मुंशी जी ने बोला। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने बोला। की नोट कुंजी किसने बोला? तो अर्नेस्ट बार्कर ने बोला। ये एक इंग्लिश राइटर है। और एक ऐसा सपना जब संविधान बन रहा था, संविधान में जब प्रस्तावना को शामिल किया गया, जब उसमें गोल लिखे हुए थे, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था एक वो सपना पूरा हो रहा है जो देश का स्वरूप बोल रहे थे प्रस्तावना में, ये वो सपना पूरा हो रहा था जो हमारे थिंकर्स ने बहुत समय पहले से देखा था। तो इसको सपने के रूप में बोला था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। और इस जो प्रस्तावना थी, इसकी तुलना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा या उससे ज्यादा बढ़ करके बताया था एम हिदायतुल्लाह में, जो फॉर्मर सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। उन्होंने ये, तो इन लोगों ने इतनी इतनी बातें बोली, इनसे सवाल बन सकते हैं, जो कि बना हुआ है। पहला सवाल हमने डिस्कस किया था, उसी से था। तो प्रीएम्बल को थोड़ा और देख लेते हैं। पहला ऐसा कंट्री जिसमें प्रीएम्बल, जिसके संविधान में प्रस्तावना शामिल किया गया, तो वो यूएसए का है। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। उस संविधान में भी जो पहला शब्द लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ, वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, और हमने भी उसी भाषा को कॉपी किया उस फ्रेज के साथ। तो वो हमने फ्रेज और आइडिया दोनों हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया, और इसमें हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया फ्रेज को शामिल कर लिया। किस प्रकार से प्रस्तावना संविधान में शामिल हुई, उसकी क्रोनोलॉजी लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 दिसंबर 1946 को पहले दिन बैठक होती है, 11 दिसंबर को दूसरे दिन बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पेश किया संविधान सभा में, जिसको बाद में 22 जनवरी 1947 को इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अभी प्रस्तावना के रूप में नहीं, रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है 22 जनवरी 1947 को। घटनाक्रम आगे बढ़ता है, 26 नवंबर 1949 को पहुंचता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान में प्रस्तावना जो स्वरूप लिखा हुआ है, इसको अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स। ये तो प्रीएम्बल अगर आपको याद है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू करके और लास्ट तक अगर प्रीएम्बल आपको याद है, तो जो भी उसमें शब्दावली है उससे संबंधित जो भी सवाल हो सकते हैं वहां हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्रीएम्बल आपको पता होनी चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया, इनएक्ट कर लिया गया, एंड गिव टू अवरसेल्व्स हमने लिख दिया है कंसाइज वे पे। और 26 जनवरी 1950 को वो दिन था जब संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, उसमें प्रस्तावना भी शामिल थी। और एक डेट ये लिखी हुई है कि प्रस्तावना का स्वरूप क्या कभी बदला है, तो हाँ बदला है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना का स्वरूप बदला, और जिसमें ये 3 शब्द नए शामिल किए गए। एक सोशलिस्ट है, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में शामिल कर लिए गए 1976 से। ठीक है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जजमेंट, जो कि 7 और 6 के अनुपात में जो जजेस थे, उस हिसाब से जजमेंट आया था। और 1973 में उस जजमेंट के बाद में आर्टिकल 368 का प्रयोग करके प्रस्तावना को अमेंड किया गया, जैसे बाकी पार्ट्स अमेंड किए जा सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या क्या हो सकता है।
प्रियम्बल में जो जो शामिल है उसको हमने लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ पावर, प्रियम्बल को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि शक्ति का स्रोत कौन है, तो वी, भारत की जनता शक्ति का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे, इनको देखना है अभी। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया में जो भी स्टेट, इंडिया स्टेट है और उसका नेचर कैसा है, तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब है शुरुआत में जब प्रियम्बल थी, मूल प्रियम्बल में जब ये जो संविधान संशोधन किया गया उसमें शामिल नहीं किया गया था, तो नेचर कैसा था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनको समझना हो अगर इनको, तो आगे समझाया हुआ है, लेकिन प्रियम्बल का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें डिटेल में डिस्कशन किया है, क्योंकि ये पीवाईक्यू सीरीज है, इसमें हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे ओवरव्यू देते हुए। तो ये 1976 में ये आइडिया में और शामिल कर लिए गए सोशलिस्ट और सेकुलर, एक और शब्द बाद में इंटीग्रिटी शामिल कर लिया गया उसी 42वें संविधान संशोधन से ही। क्या क्या दिखता है हमें, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में ये दिखता है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मूल में ये थे और बाद में ये भी शामिल हो गए। फिर ऑब्जेक्टिव्स, प्रस्तावना में जो गोल दिखाई देते हैं वो क्या क्या गोल हैं, जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस 3 प्रकार का है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, है ना। ये सारे गोल हमें दिखाई देते हैं और एक डेट दिखाई देती है जो एडॉप्शन की डेट है 26 नवंबर 1949। तो प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो ये 4 चीजें दिखाई देंगी जिनको हमने देख लिया। इसके बाद अब सॉवरेन का मतलब क्या होता है ओवरव्यू समझ लेते हैं, क्योंकि अभी सवाल आएंगे इनसे। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है इनके जवाब, अगर इनको आपको डिटेल में समझना है तो वीडियो देखना पड़ेगा जाकर। सॉवरेन का मतलब होता है हैविंग फ्रीडम टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस। इसका मतलब है अगर आंतरिक और बाह्य रूप से आप अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र हैं तो आप सॉवरेन हैं। तो इंडिया सॉवरेन है, कैसे बना उसकी जर्नी हमने लिख दी है। देखो, वी आर सॉवरेन एक्सेप्ट बीइंग मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड यूएनओ। इसका मतलब क्या है, हम कॉमनवेल्थ नेशंस के ग्रुप भी हैं और यूएनओ के ग्रुप में भी शामिल है, इसके बावजूद हम आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हैं। ठीक है। 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जैसे ही लागू हुआ वैसे ही हमको सॉवरेन घोषित कर दिया गया, क्योंकि 1946 से जो संविधान सभा थी उसको जिम्मेदारी दी गई थी संविधान, और संविधान सभा ही संविधान बनाने की, और संविधान सभा ही एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। तो जब ये बात हुई कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस है उनमें हमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब इस पे डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ और वोटिंग हुई, तो 1949 में संविधान सभा ने भी इसको रेटिफाई किया। तो अगर सवाल आए कि कॉमनवेल्थ नेशंस का इंडिया पार्ट कब बना, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से बन गया था, बाद में इसको रेटिफाई संविधान सभा ने 1949 में किया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 1949 में रेटिफाई, सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूएन में कब भारत शामिल हुआ, तो 30 अक्टूबर 1947 को इंडिया शामिल हुआ, 24 अक्टूबर को यूएन बना, 24 अक्टूबर 1945 को। वो घटना याद होगी आपको, जापान में जब परमाणु बम गिराया गया उसके बाद यूएनओ की पटकथा लिखी गई। सोशलिस्ट अगला शब्द है, सॉवरेन शब्द हमने देख लिया। सोशलिस्ट क्या है, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी का नेचर क्या है इसको समझना है, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा सोशलिस्ट शब्द जुड़ा कब, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जुड़ा। तो क्या 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था, तो जवाब है था, लेकिन कहीं प्रस्तावना में या कहीं लिखा हुआ शब्द नहीं था, यानी एक्सप्लिसिट नहीं था, वो इम्प्लिसिट था। तो सोशलिस्ट शब्द था, सोशलिस्ट शब्द नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसके जो विचार होते हैं सोशलिस्ट धारा के, जो समाजवादी धारा के जो विचार होते हैं वो लिखे हुए थे यहाँ पे, तो इम्प्लिसिट था, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। वर्ड नॉट मेंशन्ड, शब्द नहीं लिखा हुआ था लेकिन विचारधारा थी। कहाँ थी उनको हम देखेंगे। तो 1976 में क्या हुआ, वर्ड को लिख दिया गया। वर्ड को लिखने का केवल एक राजनीतिक कारण था और कोई इसका मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रेम्बल जस्टिसेबल नहीं है, हमें मालूम है, उसको कोर्ट में तो लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है। तो अब अगर सोशलिस्ट को समझना है तो इंडियन सोशलिज्म को समझना पड़ेगा। तो सोशलिज्म 2 प्रकार का होता है, एक कम्युनिस्टिक स्टेट सोशलिज्म और एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक का मतलब क्या है, वैसी धारणा जो हमें चाइना और रशिया में दिखाई देती है, कार्ल मार्क्स वाली जो धारणा है वो दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, जितने भी संसाधन होते हैं प्रोडक्शन के और डिस्ट्रीब्यूशन के, उनपे सबके अधिकार स्टेट का होता है। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मींस, जो प्रोडक्शन के मींस होते हैं उनमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ओनरशिप होती है, इसको हम डेमोक्रेटिक। तो हमारे यहाँ जो है वो इसी तरीके का सोशलिज्म है। इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देखना इनको किस तरीके से पूछा हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिक्स्ड होता है, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो एंटिटी हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और इसमें केवल स्टेट कंट्रोल करता है सारे संसाधनों को। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है
ये जो सोशलिज्म है, इंडिया का सोशलिज्म है, उसका लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य है पॉवर्टी को मिटाना, इग्नोरेंस को दूर करना, डिसीज कम करना और इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो असमानता व्याप्त है उसको कम करना। ठीक है, ये गांधी जी का सोशलिज्म है। तो ये गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों का मिलकर जो कि झुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस डिस्कशन में कि जो इंडियन सोशलिज्म है वो गांधी जी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, यानी गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है कार्ल मार्क्स की तुलना में। ठीक है, आगे जो शब्द है सेकुलर, सेकुलर भी शब्द 1976 में जोड़ा गया। तो फिर से सवाल उसी तरीके का कि क्या 1976 से पहले हम सेकुलर नहीं थे? फिर से वही जवाब है कि हम सेकुलर थे, लेकिन इम्प्लीसिट है, यानी लिखा हुआ नहीं था, लेकिन हम सेकुलर थे। तो कहाँ लिखा हुआ था? ये नेचर हमें आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसमें लिखा हुआ है कि हम सेकुलर हैं। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है धर्म में निरपेक्ष, यानी धर्म की तरफ स्टेट का झुकाव नहीं होगा, किसी भी धर्म की तरफ, ऐसा है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो धर्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट होता है उसमें स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं होता है, अपने यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? हम सभी रिलीजन्स को बराबर समझेंगे, किसी को विशेष नहीं समझेंगे। और निगेटिव कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टेट होगा ही नहीं, स्टेटलेस होगा या रिलीजनलेस होगा वो स्टेट, ऐसा। तो रोल ऑफ स्टेट इंडिया में क्या है? जो सेकुलर है इसमें स्टेट का रोल क्या है रिलीजन के बेसिस पे? तो हमने उसको लिखा हुआ है वॉचफुल एम्बिवेलेंस। का मतलब है राज्य तब तक रिलीजन के मामले में दखल नहीं देगा जब तक जरूरी ना हो। वेस्टर्न थॉट कंप्लीट डाइवोर्स की बात करता है, इसका मतलब राज्य जो धर्म से बिल्कुल अलग हो जाता है, वो वेस्टर्न डेफिनेशन है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव है। क्या लिखा हुआ है? ऑल रिलीजन्स हैव सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट, यानी सभी धर्मों को बराबर सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है सेकुलर का। ठीक है, इसको तो सवाल ये है कि क्या सेकुलर के अलावा भी कंट्रीज होते हैं क्या, स्टेट होते हैं क्या सेकुलर का? तो हाँ, 3 तरीके के स्टेट पॉसिबल हैं जो रिलीजन के बेसिस पे, ये लिख दिया हमने। एक थियोक्रेटिक हो सकता है, जिस ऐसा स्टेट जिसका कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन हो। सेकुलर का मतलब है कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा उसका, जैसे इंडिया है, यूएसए है, नेपाल भी हो गया। एथिस्टिक का मतलब है कि वहाँ कोई स्टेट ही नहीं होगा, जैसे नॉर्थ कोरिया, इस तरीके के स्टेट हैं। थियोक्रेटिक में इस्लामिक स्टेट्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके के स्टेट्स आ जाएंगे। तो जिनका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक स्टेट है, वो स्पेसिफिक रिलीजन है, वो ऐसे स्टेट्स ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला जो शब्द है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतांत्रिक। लेकिन इस शब्द को समझने से पहले हमें डेमोक्रेसी समझना पड़ेगा। डेमोक्रेसी क्या होती है? परिभाषा बहुत छोटे से हमने पढ़ी है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। इसका मतलब क्या है? जनता का जनता के द्वारा। अब्राहम लिंकन जी की जो परिभाषा है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। मतलब क्या है इसको समझना है हमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिस्कशन दिया हुआ है। डेमोक्रेसी ब्रॉडर सेंस में जो प्रियम्बल में लिखी हुई, डेमोक्रेसी ब्रॉडर सेंस में लिखी हुई है। क्या मतलब है? देखो, डेमोक्रेसी को हम ऐसे समझ सकते हैं, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इसका मतलब क्या है? जो भी सुप्रीम पावर होगी वो जनता के द्वारा यूज की जाएगी, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हमारे यहाँ सुप्रीम पावर जनता के हाथ में है। वोटिंग के द्वारा अपनी शक्तियां जनता ट्रांसफर करती है, किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनको हम चुनते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। कैसे? जैसे एमएलए और एमपीज चुनते हैं, यानी विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हम अपनी शक्ति ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब सुप्रीम पावर किसके पास में है? तो जनता के पास में है। जनता कैसे इस्तेमाल करती है? तो इनडायरेक्टली इस्तेमाल करती है। इसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बोलते हैं, प्रतिनिधि को ट्रांसफर करती है अपनी पावर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पब्लिक एंड टू बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी जो ताकत है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस्तेमाल की जा सकती है। तो कहीं डायरेक्ट भी की जाती होगी, हमारे यहाँ जैसे इनडायरेक्ट होती है, यानी हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म चुनते हैं। तो डायरेक्ट हाँ होती है। डायरेक्ट के 4 तरीके हैं, इनको हमने समझाया हुआ है वीडियो में, देख लेना। रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रिकॉल और इनिशिएटिव, ये 4 तरीके पॉसिबल हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और उसका एग्जाम्पल, अगर परफेक्ट एग्जाम्पल देखना हो तो स्विट्जरलैंड एक पॉसिबल। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी एक प्रतिनिधि होता है हमारे यहाँ का। इसको इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जो गवर्नमेंट होगी, जो जिम्मेदार हमने चुने, वो जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट भी 2 प्रकार की हो सकती है, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री का मतलब है जैसे हमारे यहाँ होता है, ब्रिटेन में होता है, पार्लियामेंट होगी, 2 सदन होंगे, बाइकैमरलिज्म, वो जो वेस्टमिंस्टर मॉडल होता है उसी तरीके से। प्रेसिडेंशियल फॉर्म की भी गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे यूएसए में है ये। तो जो बातें हो सकती हैं हमने कंसाइज वे पे लिख दी हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट या एज इट इज ये फाइल भी शेयर की जा सकती है, आप अगर कमेंट करिएगा। रिपब्लिक एक नया शब्द आया, इसको देखते हैं। बहुत तरीकों से सवाल पूछे गए हैं इस पे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा शब्द लिखा हुआ है वहां पे, डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद रिपब्लिक शब्द लिखा हुआ है। तो लोकतांत्रिक गणराज्य इसकी बात करता है। तो पहले हम रिपब्लिक को समझते हैं कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब
कि जो एक्सप्लेन करने से जो मीनिंग निकलता है रिपब्लिक का, वो ये निकलता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो राज्य का मुखिया होगा, वो चुना हुआ होगा, ना कि हायरकल, ना कि किसी राजतंत्र विधि से आ रहा होगा, यानी किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से नहीं होगा, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, सवाल फिर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमारे यहाँ इनडायरेक्टली होता है, कई कई देशों में डायरेक्टली होता है प्रेसिडेंट। तो अपने यहाँ दो तरीके के हेड होते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है उसे डिज्योर हेड बोलते हैं, और जो पीएम यानी गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसे डिफेक्टो हेड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको रिपब्लिक के और जो मीनिंग निकल सकते हैं, एक तो हमें पता चल गया कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक क्लास नहीं होगी, यानी सब बराबर होंगे। पब्लिक ऑफिसेस जो भी होंगे वो जनता के लिए भी खुले होंगे, ये भी एक मीनिंग निकलता है कि हम डायरेक्ट अपनी पावर्स का प्रयोग करके हम शामिल हो सकते हैं गवर्नमेंट में भी, ये भी एक लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर समझना हो तो जैसे इंडिया है, यूएसए है, ये सारी रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक में डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कैसे चुना जाता है? इनडायरेक्टली। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। कौन चुनता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसमें शामिल होते हैं लोग, वो चुनते हैं। मैनर लिखा हुआ है ना, तो जब राष्ट्रपति करेंगे तब उसको समझेंगे। और ये देखो, तो डेमोक्रेसी हो सकती है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक भी हो सकती है, डेमोक्रेटिक मोनार्कियल भी हो सकती है। हमने रिपब्लिक की चर्चा करी, मोनार्कियल का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी तो होगी, प्रजातंत्र तो होगा, जनता ताकत का प्रयोग करेगी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट राजतंत्र से आ रहा है। राजतंत्र का मतलब है किसी एक विशेष परिवार से होगा और वो उसकी संतानें क्रमबद्ध चलती रहेंगी, तो हायरकियल होगी वो पोस्ट। तो हेड ऑफ द स्टेट या किंग या क्वीन एक स्पेशल क्लास से होगा। हमारे यहाँ क्या लिखा है? कोई स्पेशल क्लास नहीं होगी, जैसे ब्रिटेन या यूके में होता है। आगे आते हैं, जस्टिस, न्याय। जो प्रेम्बल में न्याय लिखा हुआ है वो अपने साथ जो विचार रखता है वो तीन तरीके के रखता है, उसमें शब्द लिखे भी हुए हैं। जस्टिस तीन प्रकार का लिखा हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन तरीके का। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तो सोशल और इकोनॉमिक इन दोनों को मिलाकर के एक शब्द यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? कि आवंटनीय न्याय, कि अगर जो न्याय देने में प्रयोग किया जाएगा सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे, वो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। अब जो ये जस्टिस है ये कहाँ पे सिक्योर है, तो इसको ऐसे समझना हो, जो इकोनॉमिक जस्टिस है ये तुम्हें दिख जाएगा डीपीएसपी में लिखा हुआ है, और जो सोशल, हाँ, इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी में दिख जाएगा, और जो सोशल जस्टिस है वो हमें फंडामेंटल राइट्स में दिख सकता है। ठीक है, सिक्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, सोशल जो जस्टिस है वो सिक्योर किया है फंडामेंटल राइट्स से, और जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो डीपीएसपी में। पॉलिटिकल राइट्स संविधान में ही आगे जो पार्ट 15 है, इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन इलेक्शन, उसमें पॉलिटिकल राइट्स दिए हुए हैं, तो एक लीगल राइट्स है वहाँ। तो जस्टिस का जो आइडियल है वो कहाँ से लिया गया, उसको हमने भी कंपाइल कर दिया है कि वो रशियन यानी रूसी क्रांति का हिस्सा है। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, ये भी फैक्ट है, और इसको बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। ये सारा डेटा हमने अरेंज किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? तो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस, है ना, बंधनों से मुक्ति को हम लिबर्टी, आज़ादी बोलते हैं। थोड़ा बड़ा शब्द होता है इंडिपेंडेंस की तुलना में, लेकिन क्या क्या हो सकता है, प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हुए हैं लिबर्टी को लेकर के वो हमने लिख दिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ऐसे शब्द लिखे हुए हैं। तो 5 प्रकार की लिबर्टी लिखी हुई है, याद भी होनी चाहिए, पूछा हुआ भी है सवाल। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये दरअसल ये 3 चीजें ट्रिनिटी बोलते हैं इनको, ये अलग नहीं चल सकती और ये एक साथ ही होती हैं। ठीक है, तो ये जो आइडियल है ये हमें रसिया की ये जो आइडियल्स हमें वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिले। जस्टिस का जो आइडियल था, ये जस्टिस का जो आइडियल है वो हमें रशियन रिवॉल्यूशन से मिला, और ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का आइडियल है वो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला। कब हुई? 1789 से 1799 के बीच में। इक्वलिटी, इक्वलिटी का क्या मायने क्या है इसको देखते हैं। इक्वलिटी का मतलब है अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज सेक्शन। बात करी है पीछे हमने कि कोई प्रिविलेज सेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब एक सब इक्वल होंगे। एक और मीनिंग होता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ऑल विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन, सबको समान अवसर भी मिले। तो हमारे यहाँ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी स्टेटस में भी सब समान होंगे, यानी प्रिविलेज सेक्शन नहीं होगा, और अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए उपलब्ध कराई दी जाएगी। इसमें जो गांधीयन प्रिंसिपल था वो ऐसा। तो इस हिसाब से इक्वलिटी के 2 मायने निकलते हैं हमारे यहाँ। अब इक्वलिटी 3 प्रकार से हो सकती है अगर पढ़नी हो तो। सिविक इक्वलिटी हो सकती है, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो सकती है, पॉलिटिकल। संविधान में कहाँ दिखती है हमने उसको कंपाइल करने की कोशिश करी है। सिविक इक्वलिटी हमें जो दिखाई देती है वो आर्टिकल 14 से 18 में हमको प्रोवाइड कर दी है। इन प्रावधानों से 14 से लेकर के 18 में प्रावधानों में हमें सिविक इक्वलिटी प्रदान की गई है।
इकोनॉमिक इक्वलिटी डीपीएसपी में 39 और जो 39 का ए बाद में जो ऐड किया गया उसमें दिखाई देती है। पॉलिटिकल 325 और 326 इक्वलिटी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें चुनाव से संबंधित हैं, इनको हम डिटेल में जब ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तब इसको देखेंगे। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा। भाईचारा का बेसिक सेंस है ब्रदरहुड का मतलब है। अब ये संविधान में किस तरीके से भाईचारा को बढ़ावा दिया गया है, तो बहुत सारे तरीके हैं। साइकोलॉजिकल हो सकता है, टेरिटोरियल तरीके से जो यूनिटी है या फ्रेटर्निटी है, इसको बढ़ाने के कई तरीके हैं। उनमें से एक सिंगल सिटीजनशिप है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को का प्रावधान किया गया है कि सारे स्टेट्स होने के बावजूद सबकी नागरिकता भारत की होगी। जम्मू कश्मीर अपवाद था, उसको उस अपवाद को समाप्त कर दिया गया है 2019 से। ठीक है, और तो ये लिखा हुआ है फ्रेटर्निटी किस तरीके से प्रमोट की जाएगी। जो प्रस्तावना में जो शब्द लिखा हुआ है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट फ्रेटर्निटी बाय अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये इंटीग्रिटी सब तो बाद में जोड़ा गया, मालूम है हमें। तो इस तरीके से फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है कि डिग्निटी इंडिविजुअल की भी बनी रहे और यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन, यानी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ये बनी रहे राष्ट्र की भी। इस तरीके से फ्रेटर्निटी को प्रोवाइड करना है ना, प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रिटी, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज में बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 से जो ऐड किए गए फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें लिखी हुई है। ये प्रेम्बल, एक और आगे सवाल बन जाता है कि प्रेम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। ये डिबेटेबल क्वेश्चन हमेशा बना रहता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको इस क्वेश्चन का जवाब दिया, और किस तरीके से ये क्रोनोलॉजी लिखी हुई इसको समझना जरा हम समझा देते हैं। 1958 में सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जो नेहरू जी और नून जी ने किया एग्रीमेंट। कब किया, तो ये 1958 में किया। किस लिए किया, तो ये एक इनक्लेव थी बेरूबारी नाम से। तो बेरूबारी केस से आप फेमस होंगे, परिचित होंगे, फेमस है ये केस। और ये बेरूबारी जो जगह है वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में पड़ती थी, और इसमें एक एग्रीमेंट हुआ इनके एक्सचेंज को लेकर के। जो इनक्लेव थी इस पे विवाद था, इसको लेकर के शुरुआत से ही बना हुआ है ये विवाद। ये ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की बात कर रहा है, उस समय की। 1958 में समझौता हुआ। 1960 में जो प्रेसिडेंट थे उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, जो उनके पास ताकत है सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक सलाह लेने के लिए, वो आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 143 में ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि क्या प्रेम्बल पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने, बेरूबारी जो केस बना उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्ट नहीं है, तो ये पार्ट नहीं है प्रेम्बल, उसका फंडामेंटल, वो क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन प्रेम्बल को जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था बेरूबारी केस में। चीजें आगे बढ़ती हैं। 1973 में केशवानंद भारती वाला केस होता है, जिसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आता है 7 और 6 के अनुपात से। 7 असेंटिंग जज थे और 6 डिसेंटिंग जज थे। 13 बड़ी बेंच थी ये। इसमें क्वेश्चन था कि क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। ये भी याद रखना कि केशवानंद भारती में किस मुद्दे पे जवाब आया कि क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। जैसे बाकी पार्ट्स को अमेंड आर्टिकल 367 का प्रयोग करके अमेंड किया जा सकता है, वैसे क्या प्रेम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, ये सवाल था। इस सवाल का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी रेड विथ प्रेम्बल एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द नोबल विजन्स एक्सप्रेस्ड इन इट। मतलब क्या है कि जो प्रस्तावना है संविधान को पढ़ते समय इसके साथ पढ़नी जानी चाहिए, और वो जो विजन प्रस्तावना में लिखे हुए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यही बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है। और ये इस बात का जवाब कि प्रेम्बल पार्ट है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया हाँ पार्ट है। जैसे बाकी पार्ट्स को लागू कराया गया था वैसे प्रेम्बल को भी लागू कराया गया था। तो जो गलती 1960 बेरूबारी केस में हुई थी ये सुप्रीम कोर्ट ने सुधारी और पार्ट माना इसको। तो क्या अमेंडेबल है? अमेंडेबल है। अमेंडेबल है यानी संशोधन किया जा सकता है, तो किया भी गया। कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन एक बार ही किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या किया गया? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द ऐड कर दिए गए। इनके मायने कुछ नहीं थे लिखा हुआ, बट नो ये ऐड तो कर दिए गए, लेकिन उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंट नहीं था, क्योंकि प्रेम्बल जस्टिसिएबल नहीं है, उसको कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है प्रेम्बल को। ठीक है। इसके बाद में LIC वाला केस भी हुआ, LIC इंडिया 1995 का जो केस हुआ उसमें भी प्रेम्बल को इंटीग्रल पार्ट बोला गया, और ये भी बताया गया कि प्रेम्बल जस्टिसिएबल नहीं है। इस बात का भी जवाब हमें देखो मिल गया कि प्रेम्बल जस्टिसिएबल नहीं। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा। और इसको जो LIC केस है इसको बोलते हैं कि यहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो और इवॉल्व हो गया, जो पीछे केशवानंद भारती में मिला था। ये बातें हो गई।
सिग्निफिकेंस क्या है प्रेम्बल का, तो थोड़ी सी एक चर्चा हमने यहाँ करी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है और नोबल विजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उस समय मेकर्स मौजूद थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उनका जो विजन था, फिलॉसफी थी, वो हमें प्रेम्बल में दिखाई देती है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी हो गया है। प्रेम्बल के क्या क्या मीनिंग है हमने लिख दिया, प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है, इसेंस है, या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग नाम से इनको समझ सकते हो। किसी ने क्या बोला हुआ है, ये पहले वाले जो पहला जो स्लाइड था उसमें लिखा हुआ है। तो तीन जो डेट है, इनके पहले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। एक 15 अगस्त 1947 वो डेट जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ। उस लागू होने में इंडिया को डोमिनियन बना दिया गया, साथ में उसको कॉमनवेल्थ नेशंस का समूह बना दिया गया। बाद में कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल होने के लिए 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वोटिंग हुई, रेटिफाई कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया का स्टेटस कॉलोनी के रूप में था, यहाँ डोमिनियन बन गया 15 अगस्त 1947 से, और 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन रहा। 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान लागू कराया, तो उसमें हमारा जो नेचर है, हमने लागू कराया उसको सॉवरेन, यानी हमने अपने आप को संप्रभु घोषित किया। और क्योंकि संविधान जो सभा थी वो इस मामले में सॉवरेन थी, वो इंडिया का कानून किसी तरीके से संविधान बना सकती थी, तो उसने बनाया और इंडिया को सॉवरेन घोषित किया। बाद में इसी पहलू को लेकर के, इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान का भी संविधान जो हमारे बाद में लागू हुआ 1956 में, और पाकिस्तान ने भी अपने आप को सॉवरेन घोषित किया। बहुत सारे देश ने, जो ज़्यादातर कॉलोनी थे, उन्होंने इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए सबने सॉवरेंटी को ही अपनाया। डोमिनियन बनना कुछ लोगों ने ही पसंद किया, उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया आज भी डोमिनियन है, यानी जो ब्रिटेन का जो भी किंग या क्वीन होगा, जो मोनार्कियल हेड होगा, वो ऑस्ट्रेलिया का भी बाय डिफॉल्ट होगा। तो ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता था, लेकिन हमारे जो थिंकर्स थे उन्होंने दूरगामी सोच को देखते हुए इंडिया को डोमिनियन न रख करके सॉवरेन रखा। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद में ये एक समरी थी। अगर इसको डिटेल में समझना है, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये स्लाइड शेयर की जा सकती हैं, लेकिन इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम उनको अब देखने वाले हैं। ठीक है, तो तेजी पढ़ेंगे क्योंकि हमने बेसिक इसका बता दिया हुआ है। तो जो जो सवाल आपको मिलेगा उसको डिस्कस करते हुए तेजी से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? इंग्लिश में भी, हु डिस्क्राइब द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हारोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। का मतलब है कुंडली किसने कहा? तो कुंडली किसने कहा? मुंशी जी ने कहा था, के एम मुंशी। के एम मुंशी का मतलब है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने ये बात बोली थी। एन ए पालकी वाला ने क्या बोला था? तो आइडेंटिटी कार्ड बोला था, लिखा हुआ है उस पर। ठाकुरदास भार्गव ने बोला था, क्या था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रेम्बल के बारे में कुछ नहीं बोला है, इन्होंने आर्टिकल 32 को बोला था सोल। ठीक है, तो इसमें डाउट मत होना। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है ठाकुरदास भार्गव ने प्रेम्बल के बारे में, और सोल ऑफ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है अंबेडकर जी ने किसके बारे में? आर्टिकल 32 के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो सारे जवाब ऑप्शंस पे डिस्कशन हो गया और जवाब ही मिल गया। तो जवाब क्या है? के एम मुंशी। देखो इस स्लाइड में हर एग्जाम के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन की संख्या 50 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम उनको जल्दी से कवर करते हैं। ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको हर एग्जाम के लिए। आपको बार बार PYQ करने की आवश्यकता नहीं होगा, एक बार आप कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जिसे बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में? जवाब आपको मिल चुका है। किसने? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। कब पेश किया था? उसमें तारीख भी लिखी हुई है, कब पेश किया था। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, तीसरी बैठक जब हुई 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को तब पेश किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में। बाद में इसे 22 जनवरी को स्वीकार भी कर लिया गया इस रेजोल्यूशन को। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? किसने स्वीकारा भारतीय संविधान को? सवाल ये है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जो इस प्रकार के जवाब होते हैं इनको ऑप्शन से जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, इंडियन पार्लियामेंट बनी नहीं थी उस समय, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट ये भी 1952 में बनी है। ये कब की बात किया है स्वीकार करना? तो या तो 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। अब सवाल ये है, पीपल ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये दो जवाब हो सकते हैं, क्योंकि क्लियर मेंशन नहीं है कि ये किस समय की बात कर रहा है। हु एक्सेप्टेड एंड इनेक्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल में ये शब्द लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड, इनेक्टेड। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाई एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव अवरसेल्फ। तो एडॉप्ट की जगह पे एक्सेप्ट और इनेक्ट ये शब्द लिखे हुए हैं प्रेम्बल में, तो हमें लग सकता है कि ये प्रेम्बल की ही बात कर रहा है, या प्रेम्बल में जो भी नेचर लिखा हुआ है स्टेट का उसमें। तो वो जो डेट है 26 नवंबर 1949 है, और उसमें एडॉप्ट और इनेक्ट करने वाला वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता है। इस तरीके से जवाब निकला। तो यहाँ जो डाउट बन रहा था उसको हमने एक्सक्लूड किया।
एलिमिनेशन के द्वारा और थोड़ा सा शब्दों पे पकड़ रखते हो, इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो शब्दों पे आप गौर करेंगे तो एक्सेप्ट, एडॉप्ट और इनेक्ट जैसे जो शब्द हैं वो हमें प्रेम्बल में दिखते हैं, और प्रेम्बल को एडॉप्ट इनेक्ट करने वाली भारत की जनता है। ये जो फ्रेज था वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया लिया हुआ था। आगे, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की संप्रभुता किस में निहित? वेयर डज द सॉवरेंटी इंडिया रिसाइड? तो सॉवरेंटी इंडिया की कहां रिसाइड करती है? फिर से वही बात, प्रेम्बल में जो शब्द लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू आ, भारत की जनता रिजॉल्व हुई है, एक मत हुई है, किसके लिए? इंडिया को सॉवरेन बनाने के लिए। तो संप्रभुता किस में निहित है? उसका जवाब उसी में, इसलिए बोलते हैं प्रेम्बल आपको याद होगी, सारे सवालों का जवाब आप तोड़ करके दे पाएंगे। किस में निहित है? तो भारत की जनता में ही निहित है। ठीक है, बाकी इनका आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं हुआ। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वही शब्द वी का मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति का भी स्रोत इंडिया है। सरकार को भी जो शक्ति मिलती है वो जनता है, वो ट्रांसफर करती है रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने। क्या है ये? बड़ा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड कंटेन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये ऐसा है, वी के बाद क्या भरना है? मुद्दे की बात यही है, तो वी के बाद द पीपल ऑफ इंडिया भरना है। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? मूल कहाँ गया शब्द? हाँ, ये मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। मूल प्रस्तावना में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, बाद में जो 3 शब्द ऐड किए गए थे 1976 में, वो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द, तो ये मूल में नहीं होगा, इसका मतलब ये बाद में ऐड किया गया था। इसी का मतलब हमें जवाब देना है नहीं था, इसका मतलब यही सही जवाब है। सही है, ये तो हिस्सा था, ये भी था और ये भी था, जवाब ये है जो कि नहीं था हिस्सा। ठीक है, क्वेश्चन को आप नेचर को समझना है कि निगेटिव हमसे पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना का भाग नहीं है मतलब आज तक देख लेते हैं, तो कौन सा नहीं है? लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब आंसर यही है, डी। ठीक है, इस तरीके से हमें जवाब देना है। ऑप्शन से जवाब देने में हम लोग से गलती नहीं होगी। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या है? ठीक है, प्रीएम्बल में क्वेश्चन है, लेकिन ये आर्टिकल 1 में इसका जवाब मिलता है, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत ये 2 शब्द लिखा है। अच्छा, ऑप्शन में भारत और इंडिया भी लिखा हुआ है, लेकिन क्रम में इंडिया पहले लिखा हुआ है, तो हमें जवाब यही लगाना पड़ेगा। ये शब्द तो संविधान में नहीं लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान और भारतवर्ष ये हम जाने जाते हैं, इसके आर्यवर्त कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग नाम दिखते हैं, लेकिन संविधान में जो नाम लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया पहले लिखा है फिर भारत। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, भारत और इंडिया और भारत एक ही है, लेकिन संविधान में जो क्रम लिखा हुआ है ये इंडिया और भारत लिखा हुआ है, तो हम उसी को टिक करके आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जवाब देते हैं, देखो, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सही है। अच्छा, ठीक है, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये है सारा सब में से। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता? फिर से देखो, प्रस्तावना याद होगी तो ही दे पाओगे। न्याय कितने प्रकार के बताया था? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो न्याय 3 प्रकार के। स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, 5 प्रकार की। 3 और 5 के साथ ऑप्शन में एक ही है, लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे देख लेते हैं हम क्या थे। समानता, इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, 2। भाईचारा, एक ही है, लिबर्टी, तो हो गया आंसर। आंसर वैसे भी जवाब दे सकते थे, लेकिन इसका जवाब दे तभी सकते हो, देखो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रीएम्बल आपको याद है, वर्ड बाय वर्ड समझ में आती है, वर्ड जो उसके की वर्ड है उनको समझ में आती है, तो हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एग्जाम में आए प्रीएम्बल टॉपिक आपका, किसी भी लेवल के एग्जाम में आए, वो वनडे एग्जाम से लेकर के जो कई फेज में एग्जाम होते हैं उन तक को ये कवर कर देगा। ठीक है, लेकिन जरूरी ये है आपको उनके डेफिनेशन सहित जो फैक्ट्स हैं वो मालूम हो। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी प्रणाली वाला एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो यूनिटरी, संसदीय, मोनार्कियल। तो मोनार्कियल तो है नहीं अपने यहाँ, प्रेसिडेंशियल भी नहीं है गवर्नमेंट, और एकात्मक, यूनिटरी कुछ मामलों में कुछ हद तक है, हम इसको पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। बात करी थी हमने गवर्नमेंट कितने प्रकार की हो सकती है अभी जब स्लाइड्स पढ़ी थी, तो इसका जवाब पार्लियामेंट्री है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही है जवाब देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिटन अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इस ऑर्डर देखना है किस क्रम में लिखे हुए हैं, तो क्रम भी याद होना चाहिए। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्रम भी मालूम होना चाहिए, क्या लिखा है वो ठीक है, किस क्रम में लिखे, इसीलिए बोलते हैं प्रेम्बल आपको वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए। भारत क्या है, इंडिया इज आ, तो इंडिया क्या है, हिंदू नेशन नहीं है, मन में आए तो मत लगा देना, हिंदू मुस्लिम नेशन नहीं, ऐसे कोई नहीं, नहीं सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष। हमने चर्चा करी थी कि इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को लिया गया था, जिसमें भारत में जो स्टेट है उसका कोई स्पेसिफिक रिलीजन नहीं होगा, वो सभी को बराबर मान्यता देगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, कब की बात कर रहा है, ओवरऑल देखना है। तो सोशलिस्ट आज तो है, सेकुलर है, सॉवरेन है, वेलफेयर शब्द नहीं लिखा हुआ है। आगे 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये क्वेश्चन फिर से इसको समझ के जवाब देना पड़ेगा, किस कौन सा हिस्सा नहीं है, देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। सेंसिटिव फॉर द हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए संवेदनशील होना चाहिए। अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन देखो, होना चाहिए, ये स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है कि जो किसी भी देश का संविधान हो वो सेंसिटिव होना चाहिए डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए। ओपन टू कम्युनिटी वैल्यू, सामुदायिक मूल्यों के लिए खुला होना चाहिए, सही बात, ये भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है। सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भाषाई और धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक होंगे उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है अपने आप में। नॉन कमिटल टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी, सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध न होना, ये तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। अब जवाब क्या पूछा है हमसे, निम्नलिखित कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है, तो किसी भी संविधान का होता तो ये दर्शन तो नहीं होगा, तो यही जवाब हमारा है। इस तरीके से जवाब दे पाएंगे कॉमन सेंस और शब्दों का सही इस्तेमाल करते हुए। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है, बात कर चुके हैं, किसमें निहित है, जनता में, द पीपल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है, देते हैं। सॉवरेंटी ऑफ द इंडियन रिपब्लिक रिसाइड्स विद द पीपल, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिप्रेजेंटेटेड, देखो ये स्टेटमेंट सारे सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द पीपल्स कंसेंट, ये स्टेटमेंट भी इंडिविजुअली सही है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रिप्रेजेंटेड द इंडियन पब्लिक, सही है, हमने इनडायरेक्टली चुना था उनको। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द पब्लिक ऑफ इंडिया, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब देने के लिए थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन हमें सवाल को लेकर के करना पड़ेगा कि किस 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 बात को पूछना चाह रहा है। व्हाट डज फ्रेज वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल में ये बताता है कि संविधान का निर्माण, संविधान के जो मूल्यों में देश स्टेट को, जिस मूल्यों के आकार को देना है स्टेट को, वो जनता है, उसकी शक्ति का स्रोत भी जनता है और वही अडॉप्ट इनेक्ट कर रही है। इसका मतलब है इसको उसी क्रम में वी द पीपल ऑफ इंडिया वाले फ्रेज को कंटिन्यू करते हुए जो आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ये बोलेंगे, ठीक है, कि जनता ही, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां जो शब्द यूज किया गया है वही पावर है, वही यूज कर रही है संविधान को बनाने में, वही अडॉप्ट कर रही है, इनेक्ट कर रही है। उनके बेसिस पे साइन और डिबेट डिस्कशन कोई और कर रहा है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो कर रहे हैं, लेकिन जनता है अटमोस्ट जो सोर्स ऑफ पावर है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यही है सवाल। अगर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है, देखो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किसी ने नहीं बोला है और ऑल ऑफ द एबव का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये नहीं है। अब सवाल ये है कि प्रस्तावना को भी सोल बोला गया है, किसने बोला है, तो सोल बोला था ठाकुरदास भार्गव ने, और फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अम्बेडकर जी ने। इसमें क्लियर तो है नहीं कि सोल किसको बोला है, तो ओवरऑल जो सोल बोल रहे हैं हम वो प्रस्तावना को बोल रहे हैं, तो जवाब हम दे सकते हैं कि प्रियम्बल है, ठीक है। डाउट करने, अगर होगा भी डाउट तो इन दोनों में होगा, हमने जवाब दे दिया कि किस तरीके से उस डाउट को भी एलिमिनेट करना है। जरूरी है कि निगेटिव भी बचे, हमारा निगेटिव ना हो, ठीक है, गलत ना हो सवाल। What aspect of the Constitution did its framers emphasize the most? संविधान को बनाते समय किस बात पर, तो संविधान का जो जोर था, वो जो फिलॉसफी लिखी हुई है प्रेम्बल में, उस पर बहुत ज़्यादा जोर था, तो हमने उस प्रेम्बल को लिख दिया कि ये हमारा गोल है, विजन है, ठीक है। और
भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्यों है? व्हाई इज द इंडिया हैव टू हैव पॉपुलर सॉवरेनिटी? ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसे अगर जवाब नहीं समझ में आता तो ऑप्शन से आएगा। बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ डेमोक्रेटिक इंडिया, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ पीपल्स रिपब्लिक नहीं, बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ पीपल्स सॉवरेनिटी नहीं। ये जवाब लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्योंकि प्रेम्बल इससे शुरू ही नहीं होती है। ऑप्शन में इस तरीके से लिखा हुआ है कि हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरूरी ये जानना कि जो इंडिया में जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता ही आखिरी स्रोत है शक्ति का, इसका मतलब है पॉपुलर सॉवरेनिटी है, या इसको यूनिवर्सल सॉवरेनिटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन वही तो है, व्हाई इज द इंडिया हैव टू हैव यूनिवर्सल सॉवरेनिटी? फिर से वही जवाब उसको दे सकते हैं, कहाँ लिखा हुआ है वही जवाब ढूंढो। ये हम भारत की जनता से शुरू, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द पीपल ऑफ इंडिया। सही है, जवाब देके आगे बढ़ सकते हैं। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी बोले या यूनिवर्सल सॉवरेनिटी बोले, उसका मतलब ये है। भारतीय संदर्भ में समाजवाद का क्या अर्थ है, यानी इंडियन सोशलिज्म क्या बात करता है? तो हमने सोशलिज्म समझाया है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म या स्टेट सोशलिज्म इंडिया में नहीं है। तो नेशनलाइजेशन ये समाजवाद का हमारा लक्ष्य नहीं है। सोशल जस्टिस एक ऑप्शन हो सकता है, सोशल कंट्रोल एक ऑप्शन हो सकता है, सोशल कंपटीशन प्रतिस्पर्धा की भी बात नहीं करता है ये। अब इन दोनों में चुनना है, 50-50 का मामला अभी भी आ गया होगा। फिर से देखते हैं, सोशलिज्म मीन इंडिया में सोशलिज्म क्या है? इंडिया का सोशलिज्म हमने समझाया था, डेमोक्रेटिक का मतलब होगा कि वहाँ पब्लिक और प्राइवेट दोनों एंटिटी एग्जिस्ट करेंगी और इसमें जनता का भला हो सके, इसके लिए पब्लिक एंटिटी भी रहेगी। तो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इस तरीके के सोशलिज्म की बात करना चाहता है इंडिया। सामाजिक नियंत्रण कुछ हद तक बात सही है, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है सोशलिज्म का वो सोशल जस्टिस है। तो इस तरीके से ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो है ना, इनको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन से और जितनी भी हमारे पास समझ है उस आधार पर जवाब देना होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन? द स्टेट गवर्नमेंट अपोजेस ऑल रिलीजन, तो विरोध तो नहीं करती है, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स ओनली वन रिलीजन, ऐसा नहीं है। सेकुलर में क्या होता है, सभी धर्म बराबर होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और अपोज एनी, ये बात बिल्कुल सही है। इस तरीके से जवाब देना है हमें। हाँ, क्वेश्चन ये समझ लेना, नहीं है और है, किस तरीके से सवाल पूछा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या? फिर से वही क्वेश्चन है, सेकुलर के समझना चाहता है। सपोर्ट्स एंटी रिलीजियस सिटीजन, नहीं, गलत है। सपोर्ट्स द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, नहीं है। सपोर्ट्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, नहीं है। डज नॉट हैव फेवर एनी पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, जवाब लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? सेकुलर स्टेट जो शब्द लिखा है बाद में एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया, कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। और ये शब्द समझ लेना, तुम बोलोगे आर्टिकल 25 से 28 में भी तो लिखा हुआ है, लेकिन वहां स्पष्ट यानी शब्द सेकुलर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, नेचर लिखा हुआ है। इसमें साफ शब्द पूछा गया है एक्सप्लिसिट। तो डाउट में इस बात में मत रहना, हमेशा पकड़ लेना है उन शब्दों को जिससे हमें जवाब एक मिल सके, ठीक है। तो या तो तुम्हारे पास फंडामेंटल राइट और प्रियम्बल दो होंगे, इन दोनों को तो वैसे भी कट करोगे। अब इसमें अगर जवाब डाउट में आओ तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो जाके कि क्या पूछा है। कोई ना कोई कीवर्ड होगा जो तुम्हें इन दोनों से आंसर मिले, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही है तो उसका आंसर भी तो एक ही होगा, मैं वन चॉइस करना है। कभी कभी गलती हो जाती है एग्जामिनर से कि एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो उस केसेस में सबको बेनिफिट मिलता है। लेकिन है ना, कोशिश करो कि अपने आप को, एग्जामिनर को गलत मत साबित करो, अपने आप को देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के। रिपब्लिक क्या होता है ये जवाब देना है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। आई स्टेट विथ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इंडिया रिपब्लिक है लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो नहीं है। ए स्टेट विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम, द स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी। कुल मिला के मतलब यही है, हमने बताया अभी तक, गणतंत्र का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट हमारा इलेक्टेड होगा, फिक्स टाइम के लिए होगा, उसका बार बार चुनाव होगा, डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट चुनाव हो सकता है, इतनी बात है। रिपब्लिक का मतलब ये है। और जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट्स हैं उस जनता के लिए भी खुली होंगी, ये उसमें शामिल हो सकता है। रिपब्लिक का ये मतलब होता है, हमने समझाया है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद इन द पीपल, ठीक है, हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये भी सही है, ये भी सही है। इंडिया डज नॉट हैव ए हेरिडिटरी रूल, ये बात भी सही है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात भी सही है। सवाल पूछा है रिपब्लिक का मतलब, तो आप रिपब्लिक का परिभाषा फिर से सोचेंगे। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, हायरार्कियल नहीं होगा, फिक्स टाइम के लिए होगा, चुनाव होगा उसका, डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट। तो अब क्या जवाब दें इसका कि इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट सिस्टम या इंडिया डज नॉट हैव ए हेरिडिटरी रूल। तो हम जवाब इसी को देंगे कि इंडिया में कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा, ये रिपब्लिक का मतलब है। स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो सब सही है,
लेकिन यहां पे जवाब हमें रिपब्लिक के लिए देना है, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत को मुख्य रूप से गणराज्य क्यों माना जाता है? देखो सारा जो क्वेश्चन है रिपब्लिक को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, हमने कवर किया है उसको। बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, सही है। बिकॉज इट गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो रिपब्लिक के लिए यही बात सही है, हम क्यों पढ़ें इनको, ठीक है। पढ़ लेते हैं जरा, देख लेते हैं। कोई 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, सही है। बिकॉज इट हैज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। बिकॉज इट फॉलोज पार्लियामेंट्री, सही है, सब सही है। लेकिन हमें जवाब रिपब्लिक के लिए देना है, तो पहला सही है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, फिर से सवाल। बिकॉज मोस्ट लेजिस्लेचर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, रिपब्लिक के लिए मतलब नहीं है, इंडिया पे तो बात सही है। बिकॉज इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये फेडरेशन तो इंडिया है ही नहीं, यूनियन है। बिकॉज सिटीजन्स एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, ये बात सही है। बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन रिपब्लिक के लिए ये बात गलत है, तो हम इसको गलत अभी लगा दे रहे हैं, ठीक है। बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टर्म, सही है। कंप्लीट बात लिखी हुई है कि एक निश्चित समय के लिए हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता है, सही है। संविधान की प्रस्तावना में अगला शब्द है 31। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या मतलब होता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप फॉर ऑल हो सकता है, सही, ठीक है। हम बाकी आगे पढ़। मोनोथिज्म ये तो नहीं है, पॉलीथिज्म नहीं, रिजेक्शन ऑफ, रिजेक्शन नहीं है ना। सेकुलर का मतलब है कोई स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक है। और है ना, ये इंडिया की बेसिकली बात कर रहा है, इसलिए है ना सेकुलर जो वर्ड है, जो वेस्टर्न डेफिनेशन है वहां पे ये ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के सेंस पे केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, ए। तो उसमें ज्यादा नहीं सोचना होता है, ठीक है। इस तरीके से मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत क्या है, तो भारत का नेचर क्या है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पहले सही था। अभी बड़ा जो ऑप्शन है सॉवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर शब्द यहाँ नहीं है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक यहाँ नहीं है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, तो दो तरीके से जवाब हो सकता है कि या तो अगर मूल संविधान में पूछे तो ये है सोशलिस्ट, है ना, और नहीं तो कंप्लीट किसी में नहीं लिखा हुआ है तो जवाब आपको ये देना पड़ेगा, और नहीं तो सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, इसके पहले सेकुलर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा भी हो तो आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमें इसको चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों कंप्लीट नहीं लिखे हुए हैं। या तो संशोधन के बाद लिखे हों या मूल में लिखे हों, क्योंकि क्लियर नहीं है कब की बात कर रहा है। हम जवाब इसका देना प्रेफर करेंगे, या तो फिर इसको ऐड होना चाहिए, ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेश कहाँ देखे जा आदर्श कहाँ देखे जा सकते हैं? आइडियल हमको कहाँ दिखते हैं? तो बताया तो प्रस्तावना में दिखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल, गलत बात है, 1976 में शामिल हुए। दीज वर्ड्स वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976, सही है। 46 वो 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए थे। 1985 में नहीं, ये संविधान संशोधन की प्रस्तावना के अंग नहीं है। नहीं है अंग, तो जवाब हमें मिल गया, दूसरा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया है? फिर से, डेमोक्रेसी कैसी है? डेमोक्रेसी रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद है तो आप जवाब दे जाए कुछ सेकंड में ही, लेकिन अगर नहीं याद है तो फिर भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ मोनार्की तो नहीं है, दोनों ऑप्शन काटे। हेरिडिटरी डेमोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ, तीसरा ऑप्शन काटा। चौथा अपने आप सही है, जवाब हो गया। तो हमने समझाया है, उसको आप समझ सकते हैं। पीछे जितना भी समझाया है क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जा सकता, तो उन नोट्स को कंसीडर करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। कोशिश करिए कि उनको इसी क्रम में बना के रख लीजिए अपने पास। जो भी प्रीएम्बल का अपडेट होगा हम इसको अपडेट कर देंगे, आप अपनी कॉपी नोटबुक पे अपडेट रखिए और एक बार पढ़ के खत्म करिए इस टॉपिक को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? फिर से देखते हैं जरा। अब सवाल ये है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, सोशल हो सकती है, सही है। तो ये ऑल ऑफ द अबव लगाना हमारी मजबूरी पड़ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ है? तो वही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, ये जाते जाते डू हियर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स, यहाँ तक है। जब हम प्रमोट कर रहे थे, प्रमोट फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, यही पूछ रहा है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये कहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है? तो वो मेंशन्ड है प्रीएम्बल में। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी मेंशन है, लेकिन मेंटेन करने के लिए जो प्रोविजन है, जो विजन दिया गया था, वो प्रीएम्बल में है। तो हमें प्रेफर करना चाहिए प्रीएम्बल को जवाब देना, ठीक है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की व्याख्या की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या किसमें की गई? सही है। प्रोविजन तो हमें प्रेम्बल में दिखते हैं, लेकिन इनको बाद में और डिटेल में कहाँ समझाया गया है? तो फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में समझाया गया है। तो ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ठीक भी है। अच्छा, तीनों है तो ये हो सकता है। इसमें लिखा है नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है, गलत है ना। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल की गई है? क्या है ये क्वेश्चन? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली इनकॉर्पोरेट द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव? तो ठीक तो है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ प्रस्तावना के रूप में पास हुआ? कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं किया गया है? सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बताया था कि इसके क्या क्या मायने निकल सकते हैं प्रस्तावना को पढ़ने के, जिसमें हमने सोर्स ऑफ पावर लिखा हुआ है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट लिखा हुआ है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है और डेट। तो क्या क्या लिखा हुआ है? द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सही है, शक्ति का स्रोत। डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट गोल्स, जस्ट वो लिखे हुए हैं गोल्स की ऑब्जेक्टिव्स। डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, डेट ऑफ एडॉप्शन ये बात तो सही है, डेट ऑफ इन्फोर्स ये बात गलत है। इसका मतलब क्या स्पष्ट नहीं किया गया है? इसका मतलब जवाब यही सही है। सही है, इस तरीके से जवाब देना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा घोषित नहीं किए गए हैं? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस की बात करता है क्या? ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हाँ, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जस्टिस ये तीनों है, सही है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, 5 प्रकार की फ्रीडम या लिबर्टी मिली हुई है, सही है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ये बात भी सही है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं किए गए हैं, इसका मतलब यही जवाब देना है। सही है। ये कहाँ लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं डीपीएस वो हाँ डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स क्या है? इंश्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स, स्टेटमेंट अपने आप में सही है। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकिंग सेक्शन, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन्स, ये भी सही है। नन ऑफ द अबव। वेलफेयर का मतलब क्या है? अगर इस ऑप्शन में जाएं तो ये सारी बातों को अपने आप में शामिल कर लेगा। ये डिस्क्रिप्टिव है इस चीज का जवाब देने के लिए आपको। इंश्योरिंग मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द मैक्सिमम नंबर, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों का सर्वांगीण या हर तरीके से विकास हो सके, इसकी कोशिश करेगा। यानी स्टेट का जो लक्ष्य होगा, आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें जवाब ये देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब इन तीनों को कवर करता है ये, तो ये जवाब हमें देना पड़ेगा। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत शब्द ना समझ में आए तो यहाँ अडॉप्ट लिखा हुआ होगा। वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स की जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949। बाकी देखना भी नहीं हमें। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तैयार होने की बात है तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को। कब अंगीकृत किया गया था? फिर से वही क्वेश्चन है, अडॉप्ट की तो कब कौन सा लगाएंगे? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? अब आया शब्द वर्ड केम इनटू इफेक्ट। कब लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक संविधान में 1950 में बना। सही है ना? तो 1949 ऑप्शन में है ना 1976 ऑप्शन में है। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग क्या पूछना चाहता है? आज का मतलब है तारीख पूछना चाहता है। तो सब प्रस्तावना में जो भाषा लिखी हुई है वो तारीख 1949 है, 26 नवंबर। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा वायदा नहीं किया गया है? वादा सोशल जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है, फ्रीडम ऑफ थॉट भी है, इक्वलिटी ऑफ वर्शिप ये नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो जवाब हमें यही यानी ऑप्शन डी देना पड़ेगा। सही है। जवाब देने का तरीका समझना आप किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ करके जवाब देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस क्रांति का प्रभाव नहीं है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रस्ताव तो है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने चर्चा करी है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का भी, जो अमेरिकन संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता को जो पॉपुलर सॉवरेनिटी बनाया गया है वो हमें अमेरिकन रिवॉल्यूशन से मिलता है। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917, देखो तारीख भी 1789 से 99 लिखाया हुआ है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुई? 4 जुलाई 1776। बोल्शेविक रशियन जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी, चाइनीज 1912 में हुई थी। तो बोल्शेविक रशियन क्रांति से हमने जस्टिस लिखा हुआ था, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। चीन की क्रांति का कहीं उल्लेख नहीं है भी नहीं, तो हमें जवाब देना पड़ेगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, फ्रेटर्निटी, भातृत्व है शब्द किस क्रांति से प्रेरित है?
तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी अभी बताया हमने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रेरित है। ठीक। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे? 1949 में, यानी मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नाम? तो समाजवादी यानी सोशलिस्ट शब्द नहीं था, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर शब्द नहीं था, अखंडता यानी इंटीग्रिटी नहीं था, गणराज्य ये था, यानी 1, 2 एंड 3 हटा दें तो नहीं थे, में 1, 2, 3 यही जवाब देना है ना, नॉट, सही है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का उल्लेख कहाँ किया गया है? यूनिटी, इंटीग्रिटी को संरक्षित करने का उल्लेख किया गया। वेयर इज द कमिटमेंट? ठीक है, तो कमिटमेंट तो हमें प्रस्तावना में ही है, फंडामेंटल ड्यूटी में भी बात की गई है, लेकिन है ना, कमिटमेंट जो शब्द है कि जो अश्योर करते हुए, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो शब्द लिखा हुआ है ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। द प्रोविजन इन द प्रेम्बल दैट ग्रांट्स ऑल एडल्ट सिटीजन्स द राइट टू वोट इज नोन। वोट देने का अधिकार कहाँ मिलता है हमें? सोशलिज्म का मीनिंग दूसरा है, रिपब्लिक का मीनिंग हेड ऑफ द स्टेट। सोशलिज्म का मतलब है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनर दोनों होंगे, एंटिटी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो कंट्रोल करने के लिए वो दोनों होंगे। सेकुलरिज्म का मतलब है स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन हमें बचता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। तो जनता द्वारा शासन कैसे होता है? तो वो इनडायरेक्ट होता है, यानी राइट टू वोट का प्रयोग करके। और आर्टिकल 326 में इसका जिक्र आएगा जब हम निर्वाचन समझेंगे, इलेक्शन। ठीक है, 324 से शुरू करेंगे उसको पढ़ना। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? बताया था हमने, प्रस्तावना को लागू नहीं कराया जा सकता। इट इज इनफोर्सेबल, गलत है। इट इज नॉट इनफोर्सेबल, सही है। इट इज इनफोर्सेबल अंडर स्पेशल कंडीशंस, नहीं है ना। मिल गया जवाब हमें, कौन सा? बी ऑप्शन। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोशलिस्ट, सेकुलर वर नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है स्टेटमेंट। द प्रेम्बल आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका, उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। द प्रेम्बल आउटलाइन द, सही है, ये भी सही है। द प्रेम्बल इज जुडिशली इन्फोर्सेबल, ये तो गलत स्टेटमेंट है। द रिपब्लिक सिग्निफाइज दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या है, कौन सा गलत है? तो गलत आपके सामने लगा हुआ है, ऑप्शन सी, यही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख को संदर्भित करता है, यानी इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा। 20 बार सवाल आया हुआ है, रिपब्लिक को बोलते हैं। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? बताया, एक बार किया गया है। कब किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1973 से, जब केशवानंद भारती वाला जजमेंट 1973 में आया, उसके बाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब? 1976, एक ही बार किया गया है, वो भी 1976 में। कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? हालांकि जोड़े 3 गए थे, लेकिन किसी 2 का चर्चा हो रहा होगा, ये है सोशलिस्ट और सेकुलर। सारे क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 19 कौन सा शब्द शामिल किया गया था? तो ये शब्द शामिल किया गया था, सॉवरेन पहले था, डेमोक्रेटिक पहले था और रिपब्लिक पहले था। 42वें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? फिर से वही है, सोशलिस्ट शब्द है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो सेकुलर जोड़ा गया है, सोशलिस्ट जोड़ा गया है, नॉन अलाइंड, अच्छा ये शब्द इंटीग्रिटी है, लेकिन अभी मान लेना नॉन अलाइंड नहीं जोड़ा गया है। आंसर तो हम दे देंगे सी, लेकिन इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? देखो 42वां 1976। एग्जाम ध्यान से लगाना, कहीं 42वें के साथ ईयर ना गड़बड़ कर दें, है ना, जो 1978। ठीक है, हो गए 65 क्वेश्चन है प्रियम्बल के। जो जितने भी एग्जाम्स अभी तक हुए हैं उनमें जहां भी प्रियम्बल से क्वेश्चन आया है, कलेक्ट करके इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में आपको कलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस करा दी गई है। शुरुआत में प्रेम्बल से ओवरव्यू परिचय करा दिया गया है। एक जो प्रेम्बल में डिटेल्ड वीडियो हो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो आगे वीडियो आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी उसमें प्रॉब्लम यही थी, 100 क्वेश्चन कराने के बाद में एहसास ये हो रहा था कि हर क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि हम बैकग्राउंड में समझाने की कोशिश करते थे। वो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आपस में रिपीट होना शुरू हो गए थे। तो उसका तरीका ये किया गया कि हमने क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज किया, सारे एग्जाम्स के शामिल किए, इंक्लूडेड एनटीपीसी और एसएससी के भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए, ताकि वो ज्यादा बेनिफिशियल हो। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी ने अभी तक जो सवाल पूछे हैं जरूरी नहीं है कि वही पूछेगा। जो भी सवाल बन सकते हैं उनसे आज तक बने हैं, जो सवाल बनने थे बने, जो बन सकते हैं उनको हम देखेंगे, जो नए मिल जाएंगे कहीं मॉक में उनको भी शामिल कर लेंगे। अच्छा सवाल होगा जिसका इंटरप्रिटेशन जरूरी होगा उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो आगे की जो भी वीडियो आएंगी इसी फॉर्मेट पे आएंगे, यानी पहले उस टॉपिक का एक ओवरव्यू दिया जाएगा और इसके बाद उस टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। तो उसी क्रम में अगला टॉपिक जो होना चाहिए वो प्रियम्बल के बाद
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो टॉपिक है वो बाद में आएगा, इसके बाद में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का वीडियो आएगा आगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर जरूर करिए। थैंक यू।